जय हिंद साथियों। अगर आप राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको राजस्थान पॉलिटी के पूरे सिलेबस का एक एक टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपके माइंड तक डिलीवर हो। बस आप शांति से एक बार पूरी क्लास के साथ जुड़े रहिए, फिर आप देखिए राजस्थान पॉलिटी के साथ आप कितना सहज महसूस करेंगे। अगर आपको राजस्थान पटवारी बनना है तो इस चैनल का ये लोगो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आपको एक से एक बेहतरीन क्लास यहाँ मिलती रहेगी। पहले तो पटवारी में राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस देखते हैं। तो उसमें मुख्यतः 4 टॉपिक दिए हुए हैं: राज्य का विधानमंडल, उच्च न्यायालय, प्रशासनिक व्यवस्था और आयोग। राजस्थान का विधानमंडल है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, राज्यपाल और विधानसभा। क्यों? क्योंकि विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। उसके बाद में हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन पढ़ेंगे और पंचायती राज पढ़ेंगे। और लास्ट में जो आयोग दिए हैं ये 5, आरपीएससी, राज्य मानवाधिकार, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग और लोकायुक्त। तो आइए सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, राज्य का विधानमंडल। राजस्थान का विधानमंडल राज्यपाल प्लस विधानसभा से मिलकर बना है क्योंकि राजस्थान में केवल एक सदनीय व्यवस्था है, यानी विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। और वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। कहां कहां? आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन 6 राज्यों में विधानमंडल का गठन कैसे होता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो राजस्थान का सिंपल सी बात है, किनसे मिलकर बना है? राज्यपाल और विधानसभा। तो हमने देखा कि राजस्थान का विधानमंडल है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, एक राज्यपाल और दूसरा विधानसभा। तो सबसे पहले हम राज्यपाल लेके चलते हैं, राज्यपाल का पूरा डिटेल जानते हैं। तो राज्यपाल को सबसे पहले आप देखोगे तो राज्यपाल का उल्लेख भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 162 के बीच में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि राज्यपाल है वो भाग 6 में दिया हुआ है। भाग 6 में कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में? तो 153 से 162। उसके बाद राज्यपाल पद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहां से? कनाडा से। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। किसका? राज्य का। आगे हम जब मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तब आपको बताएं कि सरकार का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है और राज्य का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 153। 153 में क्या दिया हुआ है? राज्यों के राज्यपाल। पहले क्या होता था? एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956। उसके बाद क्या कर दिया कि एक राज्यपाल है वो अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल सकता है, यानी एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 154। इसमें क्या दिया हुआ है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका जो भी काम करती है वो राज्यपाल के बिहाफ पर करती है। उसके बाद है अनुच्छेद 155, नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश से? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश से ही राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल। ये क्या है? सामान्यतः राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मान सकते हो कि उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। बस आपको इतना याद रखना है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 156 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 157, इसमें राज्यपाल की योग्यता में कई दे रखा है, भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष से कम हो। ये सामान्यतः किसी पेपर में बहुत कम आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखा। अनुच्छेद 159, राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 161, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 161 आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इसमें राज्यपाल का वो क्षमादान की शक्ति है वो दिया हुआ है। तो आपको इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है वो जो आपको महत्वपूर्ण याद रखने हैं। तो आपको एक तो याद रखना कि राज्यों का राज्यपाल होगा किसमें दिया? 153 आपको याद रखना है। और कार्यपालिका की शक्ति 154 आपको याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 याद रखना है। उसके बाद में अनुच्छेद 161 आपको याद रखना है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। वैसे अनुच्छेद आप पूरा देखोगे 153 से 162 है, लेकिन जो बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है आप उन्हीं पर फोकस कीजिए। अब देखिए राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल की शक्तियां भी है कौन कौन सी? कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। तो ये अगर आप इस रूप से याद करोगे कि कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी है, विधायी शक्तियां कौन कौन सी है, वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है और न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है, तो एक तो आपको अनुच्छेद रटना नहीं पड़ेगा, और रटोगे तो भी आगे पीछे होता है ना, इतना याद नहीं रहता है, तो उनको क्लासिफिकेशन करके पढ़िए। तो इसमें हम पहले देखते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां।
उसमें सबसे पहले नियुक्ति करना, क्योंकि राज्यपाल है वो राज्य में बहुत सी नियुक्तियां करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री और मंत्री का जो नियुक्ति करते हैं वो अनुच्छेद 164 के तहत होता है। राज्य की महाअधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्त करता है। फिर आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्त करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कौन नियुक्ति देता है? तो राज्यपाल। उसके बाद है राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्य सरकार जो भी काम करती है राज्य के लिए वो राज्यपाल के नाम पर ही होता है। क्यों? क्योंकि राज्य का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री है वो सिर्फ सरकार का मुखिया होता है। राज्यपाल की अगली कार्यकारी शक्ति कौन सी है? तो राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपात के लिए सिफारिश करना। अब देखिए विधायी शक्तियां, राज्यपाल की दूसरा नंबर पर है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां कौन कौन सी है? पहली अनुच्छेद 174, विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने, भंग करने की शक्तियां हैं। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, उसका कारण यह कि विधानसभा को बुलाने के लिए इसको एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखा मिलेगा? 17 आहूत। उसके बाद में स्थगित करने का 17 अवसान, और भंग करने का क्या है? विघटन करना। 17 आहूत मतलब बुला रहे हैं। 17 अवसान का मतलब यह कि स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया का मतलब यह है कि आज 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया। लेकिन विघटन का मतलब यह है कि ये सेशन है वो कंप्लीट विघटन कर दिया गया है। अब जो भी नई बैठक होगी वो अगले सत्र में होगी, अगला जो भी सत्र आएगा। अनुच्छेद 176, विशेष अभिभाषण देने की शक्ति। हर वर्ष पहले सत्र और नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। इसमें वे सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी देते हैं। मतलब जब भी चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है, उसके बाद में जो पहली बैठक होगी उसमें जो अभिभाषण देते हैं या बुलाते हैं वो कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 180(1), ये सब क्लोज है। 180(1), इसके तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। प्रोटेम का अर्थ आप जान लीजिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर वो होता है कि सामान्यतः जो विधानसभा में चुन के आते हैं विधायक, वो जो सबसे अधिक उम्र के होते हैं, मतलब सबसे उम्र दराज आदमी होंगे, उनको बना दिया जाएगा। उनको कब? पहले दिन, जब तक विधानसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर होता है, और वो सामान्यतः सबसे अधिक आयु वाला होगा। ठीक। अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 192 में क्या दिया है? विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करता है। उसके बाद अनुच्छेद 200, विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति या पुनर्विचार की शक्ति। ये किसकी है? ये राज्यपाल की है। और ये क्या है? विधायी शक्ति है। कोई भी विधेयक है उसको स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है, और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। अनुच्छेद 201, विधेयक और राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अब आता है अनुच्छेद 213। 213 में क्या दिया हुआ है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश कब जारी होता है? जब विधानसभा का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, उसमें कोई ऐसी चीज हो जिसको लागू करना हो, उसके लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। लेकिन जब वो अगली विधानसभा आती है तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसका अनुमोदन करना विधानसभा में जरूरी होता है। तो विधायी शक्तियों में आपको सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है 174, जिसमें विधानसभा बुलाने, स्थगित करने या भंग करने के लिए उसकी शक्ति राज्यपाल की होती है। उसके बाद में है प्रोटेम 180(1), प्रोटेम स्पीकर की नियुक्त करना। उसके बाद आपको 213 याद करना है। 213 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो राज्यपाल को होती है। अगला देखिए वित्तीय शक्तियां। कौन सी? वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। अनुच्छेद 200 में क्या दे रखा है? विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति। 202 में क्या दिया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जिसको बजट बोलते हैं। बजट एग्जैक्ट संविधान में नहीं लिखा हुआ, वार्षिक वित्तीय विवरण है। राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि बजट को विधानमंडल के सामने रखा जाए। तो बजट को कौन प्रस्तुत करने के लिए बोलते हैं? तो राज्यपाल। और वो किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 202 में। उसके बाद 203, अनुदान मांगे प्रस्तुत करना। अनुदान जितनी भी मांगे हैं वो राज्यपाल के पूर्व सहमति से ही पुटअप की जाती है। दूसरा पॉइंट है अनुदान मांगे बजट में शामिल प्रत्येक विभागों की मांगे। ये एक ही बात है, ये मांगे विधानसभा में तभी रखी जा सकती है जब उन्हें राज्यपाल अनुशंसा प्राप्त हो, यानी राज्यपाल उनको परमिशन दे देते हैं। अनुच्छेद 243(1), राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 243(1) में दिया हुआ है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। उसके बाद में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और आखिरी पॉइंट है इसका, राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होती है। आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? तो राज्यपाल के अधीन।
जो भी उनसे निकाला जाएगा उससे पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको 200 देखना है विधेयकों वाला, 202 बहुत महत्वपूर्ण है, बजट वाला आपको देखना है, 203 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 243 एक ये इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं 5 साल बाद राज्यपाल। उसके बाद आता है न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां मुख्यतः दया याचिका, विशेष समाधान, न्यायिक नियुक्तियां संस्था से संबंधित है। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है? अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल को अधिकार है कि वे राज्य के कानूनों के अधीन दोषियों को क्षमादान, दंड में कमी, स्थगन, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पर आप ध्यान रखिए, पूर्ण क्षमादान नहीं कर सकते। पूर्ण क्षमादान की शक्ति किसको है? तो वो राष्ट्रपति को। और 233 में क्या दिया कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों की सिफारिश के बाद या सलाह के बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? 233। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। तो ये है इनकी न्यायिक शक्तियां। अब राज्यपाल के कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं। संविधान राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को स्पष्ट रूप से पूर्ण विवरण नहीं देता, लेकिन ये शक्तियां संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और व्यवहारिक परिस्थितियों से निकल कर आती है। यानी संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विवेकाधीन शक्तियां जो है राज्यपाल की है। 163 में देखिए आप, पहला पॉइंट है राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। दूसरा पॉइंट है सलाह लेना जरूरी है या नहीं, यह निर्णय राज्यपाल का अंतिम होगा। और तीसरा है राज्यपाल के विवेकाधीन निर्णय की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते, इनको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। 164(1) में क्या कहा गया है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले तब राज्यपाल तय करता है कि किसे सरकार बनाने के लिए इनवाइट करना है। अनुच्छेद 175 में क्या कहा गया है? विश्वास मत परीक्षण हेतु सदन को संबोधित करते हैं। और अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सिफारिशों या समय विवेक से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति शासन लागू होते ही राज्यपाल कार्यपालिका के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लग जाते हैं, यानी डायरेक्ट सेंटर के अधीन हो जाते हैं। डायरेक्ट राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। राष्ट्रपति शासन पहली बार 6 महीने के लिए लगता है तथा संसद की अनुमति से यह अधिकतम 3 साल के लिए लागू हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि पहली बार 6 महीने के लिए लगता है और अधिकतम कितना हो सकता है, ये संसद में अनुमोदित करा के 3 साल के लिए। अब राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं, उनसे संबंधित न्यायालय में कुछ न कुछ निर्णय आए हैं। तो पहला है SR बोमई बनाम भारत सरकार 1994। इसमें आप 2 चीज आप याद रखना। पहला तो SR बोमई यानी कौन है, उनका नाम याद रखना और कब, ये 1994। और भारत सरकार तो उसमें रहेंगे। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा? SR बोमई वाला। इसका तात्कालिक कारण क्या था कि 1989 में कर्नाटक सरकार को बिना विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराए बर्खास्त कर दिया गया था। और उसका निर्णय क्या आया? बहुमत का परीक्षण विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए, न कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। यानी फ्लोर टेस्ट को आवश्यक माना गया। सिंपल भाषा में आप इसको 3 चीजों से समझिए। पहला, SR बोमई केस था वो अनुच्छेद 356 से रिलेटेड था। उसका तात्कालिक कारण यह था कि 1989 में कर्नाटक सरकार को भंग कर दिया बिना उसके फ्लोर टेस्ट करवाए। और उस पर निर्णय क्या आया? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि निर्णय यह आया कि राज्य सरकार को फ्लोर टेस्ट करवाना अनिवार्य है। दूसरा है रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार, ये 2006 में। रामेश्वर प्रसाद का केस कब है? 2006 में। मुद्दा क्या था? बिहार विधानसभा को बिना फ्लोर टेस्ट किए भंग कर दिया, वही सेम कंडीशन। इसी कारण बिहार में मई 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और इसमें निर्णय क्या आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना फ्लोर टेस्ट विधानसभा भंग करना असंवैधानिक बता दिया था। हालांकि विधानसभा को पुनः बहाल नहीं किया गया, लेकिन राज्यपाल व केंद्र सरकार को इसमें दोषी माना गया। तो रामेश्वर वाला था वो बिहार से रिलेटेड था और SR बोमई था वो कर्नाटक से रिलेटेड था, और दोनों में ही फ्लोर टेस्ट को अनिवार्य माना गया है। अब देखते हैं राज्यपाल से संबंधित आयोग और समितियां जो बनी है। पहला है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका गठन कब हुआ? 1966। रिपोर्ट कब दी? 1969। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण है, मोरारजी देसाई। और उन्होंने सुझाव क्या दिया? पहला सुझाव तो यह दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो।
यानी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हो और राज्य सरकार से इसका परामर्श लेना चाहिए। दूसरा ये कहा कि राज्यपाल को केवल संविधान का संरक्षण होना चाहिए, न कि केंद्र का एजेंट। सामान्यतः क्या होता है कि केंद्र सरकार उनको नियुक्त करती है, इसके चलते वो उनके प्रति ही जवाबदेही ज्यादा नजर आते हैं। तो इसीलिए कहा गया केवल संविधान का संरक्षक ही बन के रहे, न कि केंद्र का एजेंट। और तीसरे में क्या गया, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो, कितना, 5 वर्ष। और चौथा पॉइंट कहा गया कि राज्यपाल को पुनः नियुक्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है 5 साल ही हमारे पास है, मैं अच्छे से काम करूंगा। एक लालसा ये भी रहती है, अगर मैं अच्छा जवाबदेही रहूंगा केंद्र सरकार के प्रति तो मुझे आगे भी किसी राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है किसके, प्रथम प्रशासनिक सुधार के, जिसका गठन कब हुआ, 1966 में। रिपोर्ट कब किया, 1969 में। और उनके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक, उसके बाद आता है राजमन्नार समिति, ये भी राज्यपाल से संबंधित थी। इसका गठन कब हुआ, 1970 में। और इसको किसने किया, तमिलनाडु सरकार द्वारा। उन्होंने सिफारिशें कौन सी की, तो राज्यपाल की नियुक्ति में विधानमंडल से परामर्श किया जाए। दूसरा, अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यधिक आपात की स्थिति में की जानी चाहिए, जब लगे कि संवैधानिक तंत्र बिल्कुल विफल हो चुका है तभी आपात लगाया जाए। उसके बाद आता है सरकारिया आयोग, इसका गठन कब हुआ, 1983। और इनके अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस RS सरकारिया, नाम से तो वैसे ही याद रह जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करना। और इन्होंने सिफारिशें क्या की, तो पहली है राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। और दूसरा, अनुच्छेद 356 को अंतिम उपाय समझ के ही प्रयोग करें। उसके बाद आता है पूंछी आयोग, इसका गठन कब हुआ, 2007 में। अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति MM पूंछी। और इसका उद्देश्य क्या था, केंद्र राज्य संबंधों की गहराई से समीक्षा करना एवं सुधारों की सिफारिश करना। और सिफारिश क्या क्या की, राज्यपाल की भूमिका निष्पक्ष और स्पष्ट हो। और दूसरी, राज्यपाल हटाने से पहले कारण बताना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाओं की उनको कारण बताना चाहिए कि इस कारण आपको हटाया जा रहा है। तो जो हमने 4 पढ़े थे राज्यपाल से संबंधित आयोग, इनको हम ब्रीफिंग कर रहे हैं। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, उसके बाद मन्नार समिति थी 1970, उसके बाद सरकारिया आयोग 1983 और पूंछी आयोग 2007 में। ये एक साथ आपको चारों दिखेंगे, आपको पता चल जाए हाँ भाई ये 4 है वो राज्यपाल से संबंधित समितियां या आयोग था। आइए अब देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो गुरमुख निहाल सिंह। इनके बारे में जानिए, सर्वाधिक समय तक रहे ये राजस्थान के, अब तक सर्वाधिक समय तक रहे। कब से कब तक, 1956 से 1962 के बीच। 1952 में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे और बाद में ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने। इसका मतलब ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल भी रहे हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ किशनराव बगाड़े, ये हैं राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल। कौन, हरिभाऊ किशनराव बगाड़े। प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही, प्रतिभा पाटिल। कब से कब तक, 2004 से 2007 के बीच। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे, तो न्यायमूर्ति जगत नारायण। कब, 1970 में। प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया, किन्होंने, सरदार जोगेंद्र सिंह ने। प्रथम न्यायाधीश जो राज्यपाल बने कौन थे, वेदपाल त्यागी। कब, 1977 में। प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, रघुकुल तिलक। इन्होंने कब से कब राज्यपाल रहा, 1977 से 81 के बीच। अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे, स्वरूप सिंह। कब से, 1991-92 में। और सबसे अधिक समय और कम समय के लिए कौन थे, तो सबसे कम समय के लिए राज्यपाल बने दरबारा सिंह, और सबसे अधिक से तो अभी बताया था, सबसे अधिक समय के लिए कौन राज्यपाल बने, गुरमुख निहाल सिंह। अब अगले राज्यपाल मदन लाल खुराना के बारे में जानिए। 2004 में राजस्थान के राज्यपाल बने। पद पर रहते हुए उन्होंने त्याग पत्र दिया और ये भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। तो यानी 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के राज्यपाल। पहला कौन, गुरमुख निहाल सिंह, और दूसरा कौन, मदन लाल खुराना। पद पर रहते महिला राज्यपाल का ध्यान किसका, प्रभा राव। अगले राज्यपाल है मिलाप चंद जैन, ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे और इनकी खासियत यह है कि राजस्थान के मूल निवासी थे। यानी राजस्थान के मूल निवासी राज्यपाल कौन बने, तो मिलाप चंद जैन, और ये कार्यवाहक राज्यपाल बने। उसके बाद में राजस्थान में अभी तक 3 महिलाएं हैं वो राज्यपाल बनी है। कौन कौन सी, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट आल्वा। और ये क्रम से दिया हुआ है, फर्स्ट कौन बनी, प्रतिभा पाटिल, सेकंड कौन बनी, प्रभा राव, और थर्ड कौन बनी, मार्गरेट आल्वा। अगला है राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन कौन रहे। डॉक्टर संपूर्णानंद,
1967। उसके बाद में सरदार हुकुम सिंह 1967 में। उसके बाद में रघुकुल तिलक 1977 से 81। उसके बाद में डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी 1992-93 और लास्ट में बलिराम भगत 1993। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार ही लगा है, लेकिन इनके बीच जो राज्यपाल हैं वो बदल गए हैं, इसलिए ये इनकी संख्या 5 है। अगला देखते हैं, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब लगा है आप देखिए। पहला लगा है 13 मार्च से लेके 26 अप्रैल 1967, 45 दिन के लिए। दूसरा लगा है 29 अप्रैल से लेके 22 जून के बीच में 1977, ये 55 दिन के लिए लगा। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा 17 फरवरी से 6 जून के बीच में 1980, ये 110 दिन लगा। और चौथा था वो 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993, 355 दिन। यानी ये सर्वाधिक है। पहला है वो सबसे कम समय के लिए और चौथा है वो सबसे अधिक समय के लिए। उसमें भी यही बताया गया कि राष्ट्रपति शासन सबसे कम अवधि के लिए प्रथम बार में लगा और सबसे अधिक है वो चौथी बार में लगा। अगला, प्रदेश में न्यायाधीश जो कार्यवाहक राज्यपाल भी बने, कितने हैं तो 4। कौन कौन? नवरंग लाल टिब्रेवाल, वेदपाल त्यागी, मिलापचंद जैन और स्वरूप सिंह। अगला है राज्यपाल जिनका पद पर रहते निधन हुआ, कितने? 4। कौन कौन? पहला दरबारा सिंह, दूसरा निर्मल चंद जैन, तीसरा शैलेंद्र कुमार और चौथा श्रीमती प्रभा राव। इन 4 राज्यपाल का पद पर रहते हुए देहांत हो गया। उसके बाद में राजस्थान के वो 2 राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी रहे, एक है मार्गरेट आल्वा और दूसरा कलाराज मिसर। राजस्थान के वे 2 राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, क्या? लोकसभा अध्यक्ष। कौन कौन? बलिराम भगत और शिवराज पाटिल। अब थोड़ा दरबारा सिंह के बारे में जानिए, जो राज्यपाल रहे, पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, ये लोकसभा सदस्य भी रहे, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और राजस्थान राज्यपाल के रूप में सबसे कम अवधि के लिए बने। कितने दिन? 24 दिन। अब देखते हैं विधानसभा। सबसे पहले तो देखते हैं विधानसभा प्रदेश की विधायी प्रक्रिया का सर्वोच्च मंच है। किसका? विधायी प्रक्रिया का, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठकर कानून बनाते हैं, राज्य सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हैं। तो विधानसभा क्या है? यह प्रदेश की विधायी प्रक्रिया का सर्वोच्च मंच है, जहां पर चुने हुए लोग यानी विधायक लोग बैठ के कानून बनाते हैं और सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हैं। राजस्थान का विधानमंडल है वो एकल सदनीय है। आप ये बात, अगला पॉइंट है, वर्तमान में विधानसभा के 200 सदस्य हैं राजस्थान में, जो कभी 1952 में 160 हुआ करते थे। यानी 1952 में कितने थे? 160, 1956 में 190 बने, 1977 से ये 200 सदस्य हैं। अब जानते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा का गठन कब हुआ? तो राजस्थान में विधानसभा का गठन 31 मार्च 1952 को हुआ। इसका गठन 22 रियासतों के विलय के बाद संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत किया गया। तो विधानसभा का गठन किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 68 में क्या दिया हुआ है? तो यह अनुच्छेद राज्य की विधानमंडल का गठन का प्रावधान करता है। राजस्थान में एकल सदनीय विधानमंडल है, केवल विधानसभा है, यानी विधान परिषद नहीं। हालांकि राजस्थान सरकार ने विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव 2012 में भेजा, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। तो पूछ भी सकते हैं कभी कोई फैक्ट के रूप में कि राजस्थान सरकार ने कब कोशिश की थी कि राजस्थान में भी विधान परिषद हो, तो 2012 में, लेकिन अभी तक वो अप्रूवल नहीं मिला है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना। यह अनुच्छेद राज्य विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन को परिभाषित करता है। और प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 34 एससी के लिए और 25 है वो एसटी के लिए आरक्षित है। कितने? 34 एससी के लिए और 25 एसटी के लिए रिजर्व है। अनुच्छेद 170 क्या बोलता है कि विधानसभा की संरचना के बारे में बताता है, मतलब कि निर्वाचन क्षेत्र को डिफाइन करता है। उसके बाद में विधानसभा की सीटें हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 500 और न्यूनतम 60। कम से कम 60 और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 500। जैसे यूपी में 400 प्लस है। अनुच्छेद 172 विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जो पहली बैठक से शुरू होता है। एक बात याद रखिए, विधानसभा का जो कार्यकाल का काउंट होता है वो जो पहली बैठक होती है जिसमें प्रोटेम स्पीकर बनता है, उस दिन से काउंट होता है। अनुच्छेद 174 में क्या दिया, जो हमने पीछे पढ़ा था, विधानमंडल के सत्र अवसान, विघटन, ये सब चीजें दी हुई है। जैसे सामान्य भाषा में बोले तो विधानसभा बुलाने, स्थगित करने और भंग करने।
नोट में आप देखिए, राजस्थान में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, सामान्यतः सभी में 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। इसमें ध्यान रखने बात यह है कि 2024 के तीसरा सत्र यानी शीतकालीन सत्र 95% विधायी प्रश्नों के जवाब दिए गए, जो एक रिकॉर्ड है। दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो बात समझिए कि 2 सत्र है, उनके बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सत्र बुलाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 2024 में जो तीसरा सत्र था यानी शीतकालीन सत्र था, उसमें 95% विधायी प्रश्नों के जवाब दिया गया, जो अपने आप में के रिकॉर्ड है, पूछा भी जा सकता है ये बात। अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। 187 किसके बारे में बताता है? तो विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताता है। 188 राजस्थान विधानमंडल का सचिवालय कहां है? तो ये जयपुर में है। अनुच्छेद 188 में क्या बताया गया? सदस्यों की शपथ, यह संविधान की 3री अनुसूची में दिया हुआ है। अनुच्छेद 191 सदस्यता की अयोग्यता। और अनुच्छेद 200 में क्या दिया गया है? विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति, जो हमने राज्यपाल में पढ़ लिया था। अब देखते हैं विधानसभा के कार्य और शक्तियां। तो शक्तियां कौन कौन सी है? कार्यकारी शक्तियां हो गई, विधायी शक्तियां हो गई, वित्तीय शक्तियां हो गई, संवैधानिक शक्तियां हो गई और न्यायिक शक्तियां हो गई, और लास्ट कौन सा? नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण शक्तियां। तो आपको ये 6 शक्तियां हैं, इनको याद करना। इसके सारे पूरी विधानसभा आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो हम विधानसभा की सबसे पहले लेते हैं कार्यकारी शक्तियां। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना? हेडलाइन देखनी है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, प्रश्नकाल और प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण विधानसभा कैसे रखती है। विधानसभा मंत्रिपरिषद को जवाबदेह बनाए रखती है। मंत्रिपरिषद को विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त करना होता है। उन पर एक प्रेशर रहता है कि आपको विधानसभा में बहुमत है वो रखना पड़ेगा। दूसरा है प्रश्नकाल और प्रस्ताव। विधायकगण प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ये जब भी पूछते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो उनको रिस्पॉन्स उसके ऊपर देना पड़ता है, उन पर कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि इनके माध्यम से सरकार को जवाबदेही बनाते हैं। ये कहां होता है? सबका सब विधानसभा में। अविश्वास प्रस्ताव, यदि विधानसभा सरकार पर अविश्वास व्यक्त करती है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो उनको त्याग पत्र देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। नीति निर्माण में अपनी भूमिका को निश्चित करते हैं। तो विधानसभा की यह है कार्यकारी शक्तियां। अब देखते हैं विधायी शक्तियां। इसमें कानून का निर्माण करते हैं और अध्यादेश की पुष्टि करते हैं। कानून निर्माण में देखिए, विधानसभा को राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय प्रशासन। इस पर कानून कौन बनाता है? तो हर राज्य की विधानसभा। उसके बाद अध्यादेशों की पुष्टि। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों को विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन करना अनिवार्य है। तो अध्यादेशों का अनुमोदन कहां होता है? विधानसभा में। और कितने दिनों के? जब भी सत्र आएगा उसके पहले 6 हफ्ता के अंदर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है वित्तीय शक्तियां। वार्षिक बजट, बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा ही राज्य सरकार को खर्च की अनुमति देती है। अंतिम पॉइंट है, राज्य के राजस्व के आय और व्यय का अंतिम नियंत्रण कौन करता है? तो विधानसभा करती है। तो ये है इनकी वित्तीय शक्तियां। उसके बाद है संवैधानिक शक्तियां। विधानसभा अनुच्छेद 246 के तहत राज्य विषयों पर कानून बना सकती है। आपने पीछे पढ़ा था ना, ये शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, एग्रीकल्चर और स्थानीय प्रशासन के ऊपर। तो ये किसके तहत है? अनुच्छेद 246 के तहत। कुछ संविधान संशोधनों में राज्य विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। जैसे संघीय ढांचे से जुड़ा कोई भी होगा, उसमें आधे से ज्यादा राज्यों के विधानसभा की परमिशन होनी जरूरी होती है, सहमति होनी जरूरी होती है। अब आता है न्यायिक शक्तियां। अपने सदस्यों की योग्यता निर्णय करने की शक्ति। अनुच्छेद 191 के तहत विधानसभा के पास अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करने की शक्ति है। और दल बदल या सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने की शक्ति किसकी है? विधानसभा की। तो ये कौन से है? ये न्यायिक शक्तियां हैं विधानसभा की। अब आता है विधानसभा का नियंत्रण और पर्यवेक्षण शक्तियां। इसके अंदर क्या है? संविधान ने विधानसभा को यह शक्ति दी कि वह प्रश्न पूछ सके, चर्चा कर सके, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सके। ये क्या है? ये शक्तियां किसको दी है? ये विधानसभा को दी है। कुछ संविधान संशोधनों में राज्य विधानसभाओं की सहमति आवश्यक है। उसके बाद है राजस्थान विधानसभा और महिलाएं। महिलाओं के बारे में देखना विधानसभा के कि प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो यशोदा
देवी 1953 में बांसवाड़ा से बनी थी। उसके बाद है प्रदेश की पहली महिला मंत्री, तो कौन थी? कमला बेनीवाल 1954 में। नोट में देखिए, कमला बेनीवाल बाद में गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल बनी। अब विधानसभा अध्यक्ष देखिए, प्रथम कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। वर्तमान में कौन है? वासुदेव देवनानी। इनमें आपको प्रथम और वर्तमानी देखना है। तो प्रथम कौन है? नरोत्तम लाल जोशी, और वर्तमान में कौन है? वासुदेव देवनानी। प्रोटेम स्पीकर प्रथम विधानसभा का कौन था? संग्राम सिंह। वर्तमान में कौन है? कालीचरण सराफ। अब आप राजस्थान की 16वीं विधानसभा देखिए, यह प्रारंभ कब हुई? 4 दिसंबर 2023 से। सदन नेता कौन है, यानी मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल जी। सदन के उपनेता यानी उप मुख्यमंत्री ये दो हैं, एक दिया कुमारी जी और हेमचंद बेरवा जी। सदन के विपक्ष नेता कौन है? टिक्काराम जूली। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो कालीचरण सराफ। आइए विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला है, राजस्थान में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि टोटल राजस्थान में अब तक अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार आया है? तो वो आया 13 बार, जिसमें किसी भी मौके पर सरकार नहीं गिरी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, कभी स्टेटमेंट में पूछ सकता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया? तो 10 अक्टूबर 1952 में इंद्रनाथ मोदी लेके आए, और किसके खिलाफ में? टिक्काराम पालीवाल के, यानी टिक्काराम पालीवाल की सरकार के खिलाफ में लेके आए। अंतिम बार कब आया? तो 29 जुलाई 1985। किस सरकार के खिलाफ में? हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ में। दूसरा फैक्ट है, राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल 5 बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, और अंतिम बार किया गया वो 14 अगस्त 2020 में तात्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सचिन पायलट के संदर्भ में लाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार? 13 बार, और विश्वास प्रस्ताव 5 बार। सर्वाधिक समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? तो रामनिवास मिर्धा 1957 से 67 के बीच। सबसे ज्यादा बार प्रोटेम अध्यक्ष कौन बने? पूनम चंद बिश्नोई। सबसे अधिक बार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन बने? तो लक्ष्मण सिंह। कितने बार? 4 बार। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विधानसभा चुनाव हारने वाले नेता कौन थे? तो जयनारायण व्यास जी, जयनारायण व्यास। आइए अब पढ़ते हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री है वो राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। सामान्य अर्थ में कहें तो राज्यपाल है वो राज्य का मुखिया होता है, वही मुख्यमंत्री है वो सरकार का मुखिया होता है। यहां समझने वाली बात है कि राज्य का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। और सरकार का मुखिया कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री। आइए मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 164 ये 4 सब क्लोज में दिया हुआ है। 164(1), 164(1)(a), 164(2), 164(3) और 164(4). 164(1) में क्या दिया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 164(a) में क्या दिया गया है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अब मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह कहा गया कि जितने भी कुल विधायक हैं उस विधानसभा में, उसमें जितने भी मंत्री परिषद में जो सदस्य होंगे, जो मंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री को मिला के 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक। अब है 164(2), मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। किसके? विधानसभा के। और व्यक्तिगत रूप से वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो राज्यपाल के। और सामूहिक रूप से किसके? विधानसभा के। 164(3) में क्या है? शपथ दिया हुआ है। 164(4) में क्या दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति नियुक्ति के समय विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के अंदर या भीतर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उससे पद से हटना पड़ेगा। इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, कोई भी मंत्री पद पर या मुख्यमंत्री पद पर अगर कोई बैठता है और वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का सदस्यता लेनी पड़ती है। तो ये बात है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। 167 में क्या दिया हुआ है? राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्य है। और ये कौन से कर्तव्य है? ये संवैधानिक कर्तव्य है। अब जानते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। टिक्काराम पालीवाल
प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो टीकाराम पालीवाल। इनको राजस्थान में प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। तो राजस्थान में प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री को करना पड़ा था सामना? तो टीकाराम पालीवाल को। मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने, ये पहले मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में दूसरे टर्म में उप मुख्यमंत्री बने हैं। जैसे फिलहाल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है, वो पहले मुख्यमंत्री थे और अब क्या है? उप मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री ऐसे कौन है जो बाद में उप मुख्यमंत्री बने? तो वो है टीकाराम पालीवाल। उसके बाद में आता है मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। मोहनलाल सुखाड़िया को क्या मानते हैं? आधुनिक राजस्थान के निर्माता। सर्वाधिक अवधि, सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बने, यानी सर्वाधिक अवधि के लिए भी बने, यानी सबसे ज्यादा समय के लिए भी ये मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा बार भी। कितने बार? 4 बार। ये दोनों ही चीज किनके लिए है? ये मोहनलाल सुखाड़िया जी के लिए। इनके मंत्रिमंडल में कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी। कौन? कमला बेनीवाल। अगला मुख्यमंत्री है बरकतुल्ला खां, पद पर रहते हुए मृत्यु। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पहले मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के जो एक्सपायर किए थे? वो है बरकतुल्ला खान। हरिदेव जोशी, इनके समय में आपातकाल लगा था। कब? 1975 में। ये कौन सा आपात है? तो राष्ट्रीय आपात। अगला पॉइंट है जगन्नाथ पहाड़िया, प्रदेश के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री। तो पहले एससी मुख्यमंत्री कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने। तो राजस्थान के सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल देवपुरिया। कितने दिन के लिए? 16 दिनों के लिए। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। कब? 1998 से 2003 के बीच। भजनलाल शर्मा, ये वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया का था, उसके बाद में अशोक गहलोत और फिर भैरों सिंह शेखावत। ये क्रम से है, नंबर 1 सबसे ज्यादा, फिर नंबर 2 सेकंड, नंबर 3 सर्वाधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री। सबसे ज्यादा कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार। फिर उसके बाद में हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत, ये दोनों बराबर है। तो सबसे ज्यादा कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बाद में दूसरे राज्य के राज्यपाल बने, ऐसे 4 हैं कि क्या क्या नाम है? मोहनलाल सुखाड़िया पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, फिर दूसरे स्टेट के राज्यपाल बने। दूसरे हरिदेव जोशी, तीसरे जगन्नाथ पहाड़िया और चौथे शिवचरण माथुर। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और बाद में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल बने हैं। ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो बाद में प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं? ये इतने 3 है। प्रतिपक्ष नेता मतलब विपक्ष के नेता। हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया। जिसके विरुद्ध सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वह मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया, जिनके सामने 6 बार लाया गया। अगला पॉइंट है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के, जो संविधान निर्माण हुआ, संविधान सभा के सदस्य रहे, ऐसे 3 हैं। कौन कौन? हीरालाल शास्त्री, CH वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी चुने हुए मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत दोनों, यानी चुना हुआ और मनोनीत दोनों कौन थे? तो ये थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास है वो मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे हैं और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन कौन थे? तो देखो, पहला है मोहनलाल सुखाड़िया। 1967 वाले के समय में कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा 1977 में हरिदेव जोशी। तीसरा भैरों सिंह शेखावत और चौथा भी किसके समय था? भैरों सिंह शेखावत के, 1980 और 82। अब देखिए, आपातकाल 1975 के समय में राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्यपाल थे सरदार जोगेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री कितने बने हैं? तो 7। टीकाराम पालीवाल सबसे पहले उप मुख्यमंत्री। कब? 1952 से 1954 पहले उप मुख्यमंत्री थे। दूसरा हरिशंकर बागड़ा। तीसरे बनवारी लाल भैरवा। चौथा कमला बेनीवाल, ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। दूसरी कौन है? तो दिया कुमारी जो वर्तमान में है। 5वां कौन? सचिन पायलट। और 6ठा और 7वां एक ही साथ है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। ये वर्तमान में दोनों उप मुख्यमंत्री है। तो टोटल कुल कितने उप मुख्यमंत्री बने राजस्थान में? तो 7। 2 तभी वर्तमान में है और 5 पहले।
आइए अब जानते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक ऐसा समूह होता है जो राज्य सरकार का कार्य संचालन करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के समूह के द्वारा ही अपना सरकार का संचालन करते हैं। मंत्रियों के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और तीसरा उप मुख्यमंत्री या उपमंत्री आप बोल सकते हो। कैबिनेट मंत्री होते हैं वो विभागों के प्रमुख होते हैं, यानी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। और कैबिनेट मंत्री के अधीन में कार्य कौन करते हैं? तो राज्य मंत्री करते हैं। उप मुख्यमंत्री क्या होता है? विशेष राजनीतिक संतुलन करने के लिए। ये बात आप अच्छे से समझते हैं। कभी कभी राजनीतिक स्थिति भी ऐसी हो जाती है, कोई नाराज ना हो, उनके पास में 8, 10 या 20 विधायकों का गुट होता है, तो उनको शांत करने के लिए उप मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है। तो ये राजनीतिक संतुलन वाली बात है। तो इनका संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 163, मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह देगी। 163 में क्या है? एक मंत्रिपरिषद होगी जो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्यपाल को सलाह देगी। दूसरा 164 में क्या है? मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर दिया जाएगी। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल। किनकी सलाह पर? मुख्यमंत्री के। अब आता है मंत्रियों की संख्या। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। ये कौन से संविधान संशोधन? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 91। ये कब हुआ? 2003 में। इसके तहत कहा गया कि भी कुल मुख्यमंत्री समेत जितने भी मंत्री हैं वो कुल विधानसभा सीट के 15% से ज्यादा नहीं होगा। जैसे राजस्थान में कुल कितने हैं? 200 सदस्य हैं, तो 200 में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30 मंत्री से ज्यादा नहीं बन सकते। मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी विधानसभा के प्रति होता है, जबकि व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति होते हैं? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखते हैं राजस्थान विधानसभा की प्रमुख समितियां। समितियां कितनी प्रकार की? 2। एक स्थायी समिति, एक अस्थायी समिति। स्थायी समिति में कौन कौन आता है? जैसे लोक लेखा समिति हो गई, लोक उपक्रम समिति हो गई। लेकिन अस्थायी समिति क्या होता है कि विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। विशेष उद्देश्य का मतलब होता है कि कोई खास बात के लिए कोई कमेटी बनाई, उससे वो रिपोर्ट ली और उसके बाद में उसको समाप्त कर दिया। अब पढ़ते हैं राजस्थान का उच्च न्यायालय। अच्छा ये बताओ, आप बोर तो नहीं हो रहे हो? मैं आपको जिस रूप से पढ़ा रहा हूं वो ये मैं समझ के चल रहा हूं कि आपका एग्जाम हार्डली 10 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं। आप उस फेज में, उस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, तो आप बोर मत होइए। अपने जिंदगी में बोर नहीं होना चाहते हो तो अब बोर मत होइए। और अब अगर आप बोर नहीं होगे तो जिंदगी भर जिंदगी रंगीन रहेगी। ठीक। उच्च न्यायालय संविधान में कहां दे रखा है? सबसे पहले आपको जानना होगी भाग 6 में उच्च न्यायालय, और भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 31 है, वो उच्च न्यायालय से संबंधित है, वो अनुच्छेद है। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1900। इसका मुख्य पीठ कहां है? जोधपुर। उसका उद्घाटन किसने किया? महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा। संविधान में स्थान अनुच्छेद 214 से लेकर 31 के बीच में। राजस्थान उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? सत्य। राजस्थान उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? सत्य ज्योतिष्यो। क्या है? सत्य ज्योतिष्यो। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और राजस्थान में न्यायाधीशों की स्वीकृति कितनी है? पदों की संख्या तो 50। और राजस्थान का जो खंडपीठ है वो स्थायी तौर पर स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1977। अब राजस्थान के न्यायाधीश के बारे में बात जानिए। राजस्थान की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कांता भटनागर। कब? 1978 में बनी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत मल्होत्रा। कब है? 1949। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी भी बदले हैं, आर श्रीराम, मई 2025 में। 2 मुख्य न्यायाधीश जो लोकसभा के सदस्य भी रहे, कौन कौन? कैलाशनाथ वांचू और जेएस वर्मा। इनको आप जान लीजिए, ये दोनों लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। कौन कौन? कैलाशनाथ वांचू और जेएस वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट दोनों के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो आरएम लोढ़ा। कौन? आरएम लोढ़ा। ये राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी रहे हैं। कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा है? कैलाशनाथ वांचू का, और सबसे कम सतीश कुमार मित्तल का। यह कार्यकाल किसके बारे में बात चल रही है? यह मुख्य न्यायाधीश के बारे में। अब देखते हैं भाग 6 उच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद 214 से लेके 31 के बीच में अनुच्छेद में क्या क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 214 में क्या दिया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 में क्या दिया हुआ है?
उच्च न्यायालय एक अभिलिखित न्यायालय होगा। क्या? अभिलिखित न्यायालय होगा। और अवमानना की सजा देने की उच्च न्यायालय की शक्ति होगी। 216 में क्या दिया है? उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन किसमें दिया है? तो 216 में। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को सुनिश्चित कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 न्यायाधीश की नियुक्ति। नियुक्ति किसमें है? 217 में। और सेवा मुक्ति का आयु क्या होती है? 62 वर्ष। और 223 में क्या दे रखा है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष होता है। इसको 223 को आप अच्छे से देख लेना। जो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये किस अनुच्छेद में दिया है? 223 में। और 226 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति होती है। रिट का अर्थ क्या है? आदेश, आदेश देना। यह न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों, संस्थाओं या व्यक्तियों को किसी कार्य को करने या न करने का आदेश देते हैं, वो होती है रिट। रिट किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर प्रतिरक्षा देने के लिए जारी की जाती है। अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए रिट जारी की जाती है। तो उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रमुख रिट जारी की जाती है। कितनी? 5। पहला कौन सा है? एबियस कॉर्पस, दूसरा मेंडबस, तीसरा प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, कवा वारंटो। ये मैंने जानबूझ के इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं। मैं एक बार बताता हूं, मैं एससीएस का पेपर दे रहा था, मेरे को हिंदी में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में तो इंग्लिश का लिख रखा था, हिंदी में भी इस रूप से लिख रखा था। तो इनको आप याद है वो इंग्लिश के हिंदी वर्जन को ही देखो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा ही लिखा मिले। पहला हेबियस कॉर्पस। इसका अर्थ क्या है? हेबियस कॉर्पस का अर्थ है कि सशरीर उपस्थित करो। ये बात कौन बोलता है? ये न्यायालय बोलता है। उद्देश्य किसी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत से मुक्त करवाना। यह रिट नागरिकों के मौलिक अधिकार, विशेषकर अनुच्छेद 21 किसके बारे में? जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हेबियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या है? गैर कानूनी तरीके से पकड़े व्यक्ति को छुड़वाना। और ये किस कारण? क्योंकि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा है मेंडमस। मेंडमस का अर्थ क्या है? परमादेश। इसका अर्थ हो गया हम आदेश देते हैं। मेंडमस का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करना। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब कोई अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी हो या कोई संस्था हो, अगर वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उच्च न्यायालय मेंडमस जारी कर देता है। तीसरा प्रोहिबिशन। इसका अर्थ क्या है? रोकना। इसका उद्देश्य क्या है प्रोहिबिशन का? निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र में रखना कि वो अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर न जाए। यह रिट निचली अदालतों या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों को दिया जाता है कि उनके अन्य अधिकार क्षेत्र में कार्य करने के लिए रोका जा सके। उच्च न्यायालय प्रोहिबिशन इसलिए जारी करता है कि जो निचली अदालतें हैं वो अपने क्षेत्राधिकार में ही काम करे, उससे बाहर ना निकले। चौथा है सर्टियोरी, जिसको उत्प्रेषण बोलते हैं। इसका अर्थ है प्रभावित करना। यह रिट निचली अदालतों या अर्ध न्यायिक निकायों के फैसलों को रद्द करने के लिए या उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य किस लिए, मतलब क्यों करते हैं? निचली अदालतों को गलत या अनुचित फैसलों को सुधारने के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा ना, निचली अदालत ने कोई फैसला दिया, आप उच्च न्यायालय में जाके उसको चैलेंज करते हो तो उसको पहले वाले को बदल दिया जाता है। पांचवा है कवा वारंटो, जिसको हिंदी में अधिकार परीक्षा बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? किस अधिकार से? इसका उद्देश्य होता है कि यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक पद पर केवल योग्य व्यक्ति ही नियुक्त हो। यह उपयोग में कब लाया जाता है? जब कोई व्यक्ति बिना योग्यता या कानूनी आधार के सार्वजनिक पद पर बैठा हो। यह गैर कानूनी तरीके से कोई पद पर बैठा होता है, उसके लिए जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति होती है या शक्ति मिलती है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226। और सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 32। और अधिकार की प्रकृति क्या होता है? अनुच्छेद 32 है वो एक समय में मौलिक अधिकार है, वहीं अनुच्छेद 226 क्या है? एक संवैधानिक शक्ति है। अनुच्छेद 227 क्या बोलता है? सभी अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालय को उनके क्षेत्र में कार्यरत सभी अदालतों और ट्रिब्यूनलों के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों की निगरानी और नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 227। और 231 क्या बोलता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना। यह शक्ति किसके पास है? यह संसद के पास है।
अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापना कर सकते हैं। जैसे कौन सा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यह किस किस का है? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, इन 4 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय। कहाँ? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और दूसरा एक है पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ में है। तो ये सब किससे होता है? ये अनुच्छेद 231 के तहत। और ये कौन कर सकता है? तो ये भारतीय संसद कर सकती है। आइए परीक्षा के बारे में कुछ पूछे जाने वाले फैक्ट्स देखते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 129 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय, क्या? अभिलेख न्यायालय कहे जाते हैं, रिकॉर्डेड। तो हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? 215 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत है, वो अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, ये कहे जाते हैं। दूसरा फैक्ट है, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 के द्वारा दी गई है। अनुच्छेद 137 क्या बोलता है? कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, वो पुनर्विलोकन कर सकता है। पुनर्विलोकन की शक्ति का क्या मतलब है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय या अपने आदेशों में परिवर्तन का अधिकार। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये बात सोचता है कि हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, उसको सुधार कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो जिला प्रशासन और दूसरा पंचायती राज। ये दोनों ही क्या है? प्रशासन के अंग है। सबसे पहले देखते हैं जिला प्रशासन। जिला प्रशासन वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जिले के शासन व प्रशासन का संचालन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? कि जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे और विकास के कार्यों का संचालन हो, और साथ में जन सेवा भी मिलती रहे। तो जिला प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? कानून व्यवस्था बनी रहे, विकास के काम भी हो और जन सेवा भी होती रहे। तो जिले प्रशासन की संरचना में सबसे ऊपर कौन आता? तो जिला कलेक्टर, उसके नीचे अपर कलेक्टर, फिर उपखंड अधिकारी एसडीएम, उसके बाद में तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार। और इसके लिए आप क्या करते हो? तैयारी कर रहे हो पटवारी। और यही जो संरचना है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले जिला कलेक्टर पढ़ते हैं। राजस्व, प्रशासन और कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी है कौन? जिला कलेक्टर। और यह आईएएस अधिकारी होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तहत आते हैं। आईएएस का मतलब आप जानते होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जिले में इनकी मुख्यतः वो 3 भूमिका रहती है। कौन सी? एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, दूसरा जिला कलेक्टर के रूप में, और तीसरा निर्वाचन अधिकारी के रूप में। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जब रोल करते हैं तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाला है। उसके बाद में जिला कलेक्टर राजस्व संग्रहण और भूमि अभिलेख के लिए होता है, तो जिला कलेक्टर के रूप में। और जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में होता है तब जब चुनाव का समय आता है। यह जिला आपदा प्रबंधन समिति के भी अध्यक्ष होते हैं। जनगणना संबंधित कार्य है वो जिला कलेक्टर के अधीन ही होते हैं। जिला पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त करता है। आपको पता होगा, पुलिस अधीक्षक यानी एसपी साहब है, वो कलेक्टर को रिपोर्ट करते हैं कि भाई सब कानून व्यवस्था डन है, यानी ओके रिपोर्ट देते हैं। विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना। विदेशियों के पासपोर्ट की जांच कौन करते हैं? तो कलेक्टर साहब करते हैं। तो ये है जिला कलेक्टर से संबंधित। अगला है उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी मतलब एसडीओ, सब डिवीजन ऑफिसर। यह अपने खंड उपखंड का भू राजस्व अधिकारी होता है। धारा 144 लागू करते हैं, राजस्व विवादों के निपटारा करते हैं, मूल निवास डोमिसाइल वो यही जारी करते हैं, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा ना, कहां अतिक्रमण होता है वहां एसडीएम साहब पहुंचते हैं और वो हटवाते हैं। उसके बाद में आता तहसीलदार। तहसील के प्रमुख अधिकारी होते हैं, भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड, नामांतरण, गिरदावरी के कार्य करवाते हैं। आपने सुना जमीन वमीन चढ़ाते हैं तो वो कौन करते हैं? तहसीलदार। उसके बाद पटवारी ग्राम स्तर पर कार्य करते हैं। खसरा, खतौनी, गिरदावरी रिपोर्ट बनाना, ये सब कौन करता है? पटवारी। भूमि रिकॉर्ड को मेंटेनेंस कौन करता है? मेंटेन कौन करता है? ये पटवारी। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़ की स्थिति में नुकसान का आंकलन कौन करते हैं? तो ये पटवारी साहब करते हैं। अगला है पंचायती राज यानी स्वशासन। पंचायती राज का अर्थ क्या है? स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित एक व्यवस्था है। पंचायती राज क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित एक व्यवस्था है जिसमें गांव के लोग चुनी हुई पंचायतों के माध्यम से अपने क्षेत्र का प्रशासन चलाते हैं और विकास करते हैं। पंचायती राज एक राज्य सूची विषय है जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। ये वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप अच्छे से देखिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज का सब कुछ यही है।
सर्वप्रथम हमें पंचायती राज की व्यवस्था चोल साम्राज्य में देखने को मिलती है। अंग्रेजों के समय यह लॉर्ड रिपन ने इसे आगे बढ़ाया, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। आजादी के बाद पंचायती राज का शिल्पीकार बलवंत राय मेहता को माना जाता है, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। इसी कारण आधुनिक पंचायती राज है वो लागू हुआ। यहां पर एक फैक्ट था, प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख से जानकारी मिलती है। किसकी? चोल साम्राज्य में भी क्या स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज था। आइए अब देखते हैं पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। ये 7 समितियां हैं। कितनी? 7। और एक से एक महत्वपूर्ण है। इनका नाम, इनका ईयर का क्रम और उन्होंने किन किन चीजों को सिफारिश की आप जान लीजिए। मान के चलिए 1 नंबर आपका तैयार है। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, ये इन्होंने कब रिपोर्ट दी? 1957। और किस चीज की सिफारिश की? त्रिस्तरीय पद्धति की। दूसरा, अशोक मेहता समिति, इनकी रिपोर्ट कब आई? 1977। इन्होंने द्विस्तरीय बताई। इन्होंने एक चीज की और सिफारिश की कि न्याय पंचायत का गठन हो। उसके बाद में हनुमतराव समिति, कब है? 1984। इन्होंने जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत नियोजन पर जोर दिया। चौथा है GV.K. राव समिति, कब रिपोर्ट दी? 84 में। प्रतिनिधित्व के तरीकों के सुधार पर जोर दिया। उसके बाद में आया LM सिंघवी समिति, 1986। इन्होंने किस चीज की सिफारिश की? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले। ये आप नोट करना, आगे आएगा तब आपको बहुत काम आएगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले। उसके बाद है PK थुंगन समिति, ये आई 1988 में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जे पर जोर दिया, क्या कि उसको संवैधानिक दर्जा मिले, तथा प्रशासनिक ढांचे व जिला परिषद की भूमिका भी अहम बताई। उसके 7वीं समिति कौन सी है? गाडगिल समिति, कब आई? 1988। गाडगिल समिति की सिफारिशें 73वें संविधान संशोधन का आधार बनी, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा और त्रिस्तरीय संरचना का नियमित चुनाव व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने की बात की थी। तो ये 7 समितियां हैं। इनको आप 2-3 बार लिख के देखिए। 1 नंबर आपका पक्का है। आपको करना क्या है? इनका नाम देखना है, इनकी रिपोर्ट कब आई वो ईयर देखनी है, और सिफारिश किस चीज की, बस। अब पंचायती राज से संबंधित राजस्थान सरकार ने भी समितियां बनाई। उनमें 2 समिति है। पहली है सादिक अली समिति, 1964, जिला परिषद को प्रशासनिक या वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने पर जोर दिया। और दूसरी है गिरधारी लाल व्यास समिति, ये 1977 में रिपोर्ट आई। इस समिति को हाई पावर कमेटी ऑन पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई 2 समितियां कौन सी है? तो ये 2 समितियां हैं। इनका ईयर ये है और सिफारिश ये चीज की, ये भी आप देख लीजिए। अब देखते बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी? 1957 में। और सिफारिश से क्या की? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना सिफारिश की, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था हो, जैसे ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर, पंचायत समिति खंड के स्तर पर यानी ब्लॉक, और जिला परिषद है वो जिला स्तर पर हो। और इसकी स्थिति क्या है? तो इनकी सिफारिशें वो स्वीकार कर ली गई। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर का एक गांव है बगदरी गांव से उद्घाटन करके शुरुआत की। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, और राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार किसे माना जाता है? तो भगवती चरण को। और भारत में पंचायती राज की शुरुआत है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दौरान हुई। आइए अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992, ये प्रभावी कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993। एक आप बार बार कंफ्यूज करते हो, जो 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 है, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? प्रभावी 24 अप्रैल 1993 को हुआ, यानी प्रभावी 1993 और अधिनियम या वो संशोधन है, संविधान संशोधन, वो कब है? 1992। इसके तहत भाग 6 में कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने? 16। और संरचना कैसी थी? त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति खंड स्तर पर, और जिला परिषद है वो जिला स्तर पर। चुनाव कैसा होगा? तो प्रत्यक्ष होगा। पंचायती राज में प्रत्यक्ष चुनाव होगा। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। विघटन के बाद 6 माह के भीतर पुनः चुनाव करना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। किसके लिए? पंचायती राज के चुनाव के लिए। और ये कहां दिया हुआ है? अनुच्छेद 243 के में। 243 के में क्या दिया हुआ है? राज्य चुनाव आयोग। और इनके वित्तीय व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, जो अनुच्छेद कितने में दिया हुआ है? 243 आई में।
243 आई में क्या दिया हुआ है? राज्य वित्त आयोग का गठन। पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए हैं, जिससे वो अपना आर्थिक विकास कर सके और कानून बना सके। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए? 29। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ ABCD करते हुए यानी ओ तक जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, देखिए। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, ये मार्च 2025 तक नवीनतम अपडेट है। पहले तो ये जानिए कि राजस्थान में मार्च 2025 तक कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 11,218। पंचायत समिति कितनी है? तो 379 और जिला कितना है? जिला परिषद कितनी है? तो 41। ये जो कॉलम है ये ग्राम स्तर पर है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ये खंड स्तर पर यानी पंचायत समिति से रिलेटेड है, और ये जिला स्तर पर यानी जिला परिषद का। तो देखिए, नाम जानिए पहले। ग्राम स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर क्या है? पंचायत समिति। खंड स्तर का मतलब है ब्लॉक लेवल। और जिला स्तर पर क्या है? जिला परिषद। अधिकार क्षेत्र, इसमें गांव या गांव का समूह हो सकता है ग्राम पंचायत में। पंचायत समिति में क्या होता है कि पूरा ब्लॉक होता है, और जिला में एक जिला होता है। अब सदस्य देखिए, ग्राम पंचायत में कौन होगा? सरपंच, उप सरपंच, पंच। पंचायत समिति में कौन होगा? प्रधान, उप प्रधान, उनके सदस्य है, पदेन सदस्य है, सभी सरपंच और विधायक उस क्षेत्र के, उस मतलब ब्लॉक में जितने विधायक होंगे, विधानसभा क्षेत्र होगा उनके विधायक होंगे, वो शामिल होंगे। और जिला में कौन होगा? जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, सदस्य है, पदेन सदस्य है, जिले के सभी पंचायत समितियों के प्रधान, जिले के लोकसभा सदस्य यानी MP, और जिले राज्यसभा सदस्य, जिले के विधायक। जिला परिषद में ये सब शामिल हो जाते हैं। अध्यक्ष देखिए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा? सरपंच। पंचायत समिति का प्रधान, और जिला स्तर पर यानी जिला परिषद का जिला प्रमुख। अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है? ग्राम सभा के सभी वयस्क मताधिकारों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंचायत समिति में केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर, यानी जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो अपने बहुमत के आधार पर प्रधान चुनते हैं। और जिला प्रमुख को कैसे चुनते हैं? तो केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर। अब आयु को देख ले। आयु तीनों में 21 वर्ष है। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो ग्राम पंचायत का होता है प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत सभी वयस्क मतदाता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। पंचायत समिति में है पंचायत समिति क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता, और जिला स्तर में ये जिला स्तर पर हो जाता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या न्यूनतम 5, पंचायत समिति में न्यूनतम 15, जिला परिषद में न्यूनतम 17। त्याग पत्र कौन किसको देता है? देखो, तो सरपंच किसको देता है? BDO को, खंड विकास अधिकारी को। प्रधान किसको देता है? जिला प्रमुख को। और जिला प्रमुख किसको अपना त्याग पत्र देता है? संभागीय आयुक्त को। सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो गांव के लिए VDO होता है, ग्राम विकास अधिकारी। पंचायत समिति के लिए BDO होता है, खंड विकास अधिकारी। और इनके लिए होता है CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बैठकें प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार। पंचायत समिति स्तर पर माह में कम से कम एक बार, और जिला परिषद में 3 माह में कम से कम एक बार। पद से हटाने का तरीका, निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3/4 यानी 75% बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। ये तीनों में क्या है? सहम है। यहां पर एक चीज जान लीजिए, प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण करने के कम से कम 2 साल बाद ही लाया जा सकता है। ये नहीं कि आप अभी चुनाव है 2 महीने बाद ही सरपंच के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, नहीं, मिनिमम 2 वर्ष होना चाहिए। अगला एक फैक्ट है, राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण है, और ये कब से लागू है? तो ये 11 अप्रैल 2008 के बाद। बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया या प्रावधान किया। अब पंचायती राज के बारे में कुछ विशेष बातें आपको जानने के लिए। वार्ड सभा किसको बोलते हैं? राजस्थान में पंचायती राज की ये सबसे छोटी इकाई है। इसमें वार्ड के सभी मतदाता शामिल होते हैं। वार्ड सभा की वर्ष में 2 बैठकें होती हैं, और बैठक के लिए गणपूर्ति है वो 1/10 सदस्य होना जरूरी है। अब देखिए, ग्राम सभा देश में पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। वर्ष में सामान्यतः 4 बैठकें होती है। पहली होती है 1 मई को यानी मजदूर दिवस पर, दूसरी 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस पर, तीसरी 15 अगस्त को, और चौथी 26 जनवरी को। अगर आप वैसे लेके चलो तो पहली होगी 26 जनवरी, दूसरी होगी 1 मई, तीसरी होगी 15 अगस्त, और चौथी होगी 2 अक्टूबर।
ग्राम सभा को सतर्कता समिति गठन का अधिकार है। किसको? ग्राम सभा को। 2021 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 के तहत 89 के तहत संशोधन कर ग्राम सेवक, पहले क्या होता था ग्राम सेवक, उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया, ग्राम विकास अधिकारी, जिसको आप वीडीओ बोलते हैं, और जिसकी वैकेंसी फिलहाल आई हुई है। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई मित्र तैयारी कर रहा है, या आपका कोई रिलेटिव तैयारी कर रहा है, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी सिलेबस वहां भी है। अब देखते हैं नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन है वो भाग 9 क में है। भाग 9 क क्या है? नगर पालिकाएं। ये अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। तो देखिए, नगरीय स्वशासन को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा मिला। किसको? नगरीय स्वशासन को। इसके तहत संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया, जिसका शीर्षक क्या है? नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं शीर्षक के साथ भाग 9 क जोड़ा गया। अब देखते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992। ये लागू कब हुआ? 1 जून 1993 को। बार बार आप एक कंफ्यूज करते हो, वो आप मत कीजिए। चाहे 73वां हो चाहे 74वां हो, ये संविधान संशोधन है वो 1992 में हुआ, और लागू दोनों अलग अलग डेट पर हुआ। वो हुआ 24 अप्रैल 1993 को, और नगरीय वाला हुआ 1 जून 1993 को। और इसका उद्देश्य क्या है? शहरी स्थानीय शासन को अधिक सशक्त, जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना। इसके लिए जोड़ी गई अनुसूची कौन सी थी? तो 12वीं। और इसमें कितने विषय? 18। और 11वीं में कितने थे पंचायती राज के लिए? 29। इस संशोधन के माध्यम से नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किसको? नगर निकायों को। और इसके अंतर्गत कौन कौन से है, यानी नगरीय स्वशासन के लिए कौन से अनुच्छेद है? 243 पी से लेके जेड जी। पी से लेके जेड जी। 243 में तो सारे आते ही हैं। राजस्थान की पहली नगरपालिका 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई। तो राजस्थान की पहली नगरपालिका कौन सी थी? माउंट आबू। कब बनी? 1864 में। प्रदेश की पहली निर्वाचित नगरपालिका कौन सी थी? तो ब्यावर। प्रथम नगर निगम कौन सा बना? तो जयपुर। राजस्थान में छावनी बोर्ड कितने हैं? तो एक है नसीराबाद, दूसरा है अजमेर। और नोट, छावनी बोर्ड है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। छावनी बोर्ड राज्य के अंदर नहीं आता है, वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखिए, कुल नगर निकाय कितने हैं मार्च 2025 तक? 305। उसमें नगर निगम 13 है। और नगर निगम किसको बोलते हैं? जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो। नगर परिषद है वो 52 है। इसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से 5 लाख तक है। और नगर पालिका कितनी है? तो 240। और इनकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 20,000 से लेके 1 लाख तक के बीच। नगर निगम 13, नगर परिषद 52 और नगर पालिका 240। अब इनके अध्यक्ष के बारे में देखिए। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर, जिसे इंग्लिश में मेयर भी कहा जाता है। उसके बाद में है नगर परिषद, इसका सभापति। उसके बाद में नगर पालिका, इसका होता है अध्यक्ष या सभापति। वो जो नवीनतम नगर निगम बने हैं, एक अलवर 2023 में और पाली और भीलवाड़ा 2024 में। राजस्थान सरकार के नगर नियोजन विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मुख्य नगर नियोजन। मुख्य नगर नियोजन। आइए अब देखते हैं पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी ABCDEFG ऐसे 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया है। उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 16 अनुच्छेद हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। अनुच्छेद 243 में क्या दिया गया है? परिभाषा किसकी? पंचायत की। अनुच्छेद 243 ए में क्या दिया गया है? ग्राम सभा। ग्राम सभा से संबंधित चीजें दी गई है। बी में क्या दिया गया है? पंचायत का गठन। आगे में CDEFGH बोलूंगा क्योंकि 243 में ही है सभी है। सी में क्या दिया गया है? पंचायतों की संरचना। डी में क्या दिया गया है? स्थानों का आरक्षण। ई में क्या दिया गया है? पंचायतों की अवधि। एफ में क्या दिया गया है? सदस्यता के लिए निहरताएं। जी में क्या दिया गया है? पंचायतों की शक्तियां। आई में क्या दिया गया है? राज्य वित्त आयोग का गठन। और के में क्या दिया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग। अब नगरीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखिए। इसमें अनुच्छेद पी से लेके जेड जी तक है। 243 तो सब में ही है, लेकिन पी से लेके जेड जी। पी में क्या दिया है? परिभाषा, नगर पालिका और नगर निगम। ओ में क्या दिया गया है? नगर पालिकाओं का गठन।
आर में क्या दिया गया है, नगर पालिकाओं की संरचना। टी में क्या दिया गया, आरक्षण। यू में क्या दिया गया, नगर पालिकाओं की समावधि। वी में क्या दिया गया, सदस्यताओं के लिए निहरताएं। एक्स में क्या दिया गया, कर लगाने की शक्तियां। वाई में क्या, वित्त आयोग। और जेड जी में निर्वाचन का। और जेड डी में क्या दिया गया, जिला योजना के लिए समिति। आइए अब देखते हैं ग्रामीण और शहरी स्वशासन की तुलनात्मक अध्ययन। अब हम आपको बताते हैं कि ये अनुच्छेद है वो याद कैसे करते हैं। हर चीज का एक तरीका होता है। तो देखिए, गठन, पंचायतों का गठन किसमें दे रखा है, 243 बी। और नगर पालिकाओं का गठन किसमें दे रखा है, 243 क्यू। एक बात आप जान लीजिए, ए से लेके ओ तक है वो है पंचायत से रिलेटेड। किससे, पंचायत से। और पी से लेके जेड डी, मतलब जहां तक जेड आ जाता है उसके साथ एबीसी कुछ भी लोगो, वो है नगर पालिकाओं से संबंधित। किससे, नगर पालिकाओं से। तो बस आपको इतना याद रखना है, ओ से पहले जो भी होगा वो पंचायत से संबंधित है, और ओ के बाद यानी पी से लेके जेड तक किसका होगा, वो नगर पालिकाओं से संबंधित होगा। उसके बाद संरचना देखिए, पंचायत की संरचना किसमें दी हुई है, सी में। तो 243 अंडरस्टूड बात है, उसको बार बार बोल के अपने आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नगर पालिका संरचना किसमें दे रखा है, आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सी आर। आपको समझ में आ जाएगा, सी क्या है, पंचायतों का है, और आर क्या है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। पंचायतों आरक्षण दे रखा है, आरक्षण किसमें, डी। नगर पालिकाओं का आरक्षण, टी। ये क्या हो गया, डीटी। आपको इतना याद रखना है, डीटी क्या है, आरक्षण से संबंधित है, और सीआर क्या है, संरचना से संबंधित। अब नियरताएं आती है। नियरताएं पंचायत में क्या है, एफ। और नगर पालिकाओं के लिए क्या है, वी। तो इसका क्या हो जाएगा, एफ वी। ऐसे देखोगे, शक्ति, शक्ति किसमें दे रखा है, पंचायतों की एच है, और नगर पालिकाओं का एक्स है। तो क्या बन गया, एच एक्स। उसके बाद में वित्त आयोग, पंचायतों के लिए आई और नगर पालिकाओं के लिए वाई, आई वाई। निर्वाचन, पंचायतों के लिए के और नगर पालिका के लिए जेड ए। अब इस लाइन को देखो, मैन यही लाइन है, कौन सी, ये लाइन। इसके लिए उससे पहले आपको समझाना जरूरी था, आपको माइंड कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। अब आपको यही याद करना, इस लाइन से आप सब कुछ बना जाओगे। देखो, गठन क्या है, बी क्यू। आपको पता नहीं ये पंचायत से है क्योंकि ओ से पहले है, और क्यू किससे है, नगर पालिकाओं से। अब जैसे प्रश्न आए कि पंचायतों का गठन निम्न में से कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, उसमें मिलेगा आपको 243 ए बी सी ऐसे करके ना। तो आपको पता, अरे बी, एक कोड याद रखना है। गठन क्या है, बी क्यू। संरचना क्या है, सी आर। आरक्षण क्या है, डी टी। अवधि क्या है, ईवी। वित्त आयोग क्या है, आई वाई। और निर्वाचन क्या है, के जेड ए। बस इतना याद करना है, इससे आसान और क्या होगा। अब देखो, नगर पालिकाओं का संरचना क्या होता है, जनसंख्या 20,000 से अधिक होनी चाहिए और 1 लाख से कम होना चाहिए। दूसरी बात, 75% वो उसकी जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए। ये दो बात मैंडेटरी है इसके लिए, तभी वो नगर पालिका में शामिल होगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में बार बार घूमते हैं। अब देखते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट्स जो बार बार घूमते हैं। पहला देखिए, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, ग्रामीण स्तर पर लोगों की सहभागिता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। दूसरा क्या दे रखा है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 24 अप्रैल को। तीसरा है, किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया था, तो किसमें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसमें भी ये बात कहा गया था, स्थानीय स्वशासन को शक्तियां देकर उनको सशक्त करें। चौथा है, समिति जिनकी सिफारिशों से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। दो ऐसी समिति है जिनको संवैधानिक दर्जा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनमें से पहली है एलएम समिति 1986 में आई, दूसरी है पीके थुंगन समिति। ये दोनों आप अच्छे से याद कीजिए। पांचवा पॉइंट है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से कौन से राज्य में इंप्लीमेंट है, तो पश्चिमी बंगाल में। कहां, पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और उनका रूप क्या है, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। छठा पॉइंट है, एकमात्र राज्य जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायती राज का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कहां पर, कहां प्रावधान किया, आंध्र प्रदेश में। सातवां पॉइंट है, वे राज्य जिन्होंने एक स्तरीय पंचायत अर्थात केवल ग्राम पंचायत को अपनाया, तो उनमें ये 3 महत्वपूर्ण है, केरल, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा। आठवां पॉइंट है, जिला पंचायत नगर पालिका के कितने सदस्य जिला योजना समिति में शामिल किए जाते हैं, चुने जाते हैं, तो उसमें 4/5
5 भाग यानी 80%। 9वां पॉइंट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला योजना समिति का गठन किया गया? तो ये है 243 ZD। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। 10वां पॉइंट है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का वर्णन है? तो 9B। एक तो 9K है, वो नगर पालिकाओं के लिए है। जो 9ख बोल दो या B बोल दो, ये क्या है? ये सहकारी समितियों के लिए है। 11वां पॉइंट है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011। कौन सा 97वां? कब आया? 2011 में। आइए अब देखते हैं राजस्थान के आयोग या संस्थाएं। सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे RPSC हम बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949 को। पहली बार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब हुई? 22 दिसंबर 1949। ये 22 दिसंबर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि स्थापना दिवस है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो भाग 14 में दे रखा है। भाग 14 में कितने से कितने अनुच्छेद है? तो 315 से लेके 323 तक। नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्य की कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 316। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ये किसमें दिया है? अनुच्छेद 316 में। उसके बाद में 2011 से सदस्यों की संख्या जो फिक्स हुई है वो है 1+7। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, यानी 1+7 = 8। ठीक। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी बने हैं उत्कल रंजन साहू साहब। कौन? उत्कल रंजन साहू साहब। अगला है सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? तो देवी शंकर तिवारी। ये कब से कब थे? 1951 से 58 तक। और कार्य क्या है? तो राज्य की सेवा के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। ये इतना तो आपको पता ही है कि RPSC क्या करवाती है, राज्यों के विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करती है। और RPSC का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अजमेर। अनुच्छेद 323, RPSC अपने द्वारा किए गए कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिए। गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया। ये लाइन अच्छे से देखिए। राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1993। और गठन का समय कब है? ये राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में गठन कब हुआ? तो मार्च 2000 में, कंप्लीट 2000। ठीक है, मार्च 2000 में। सदस्य 2006 के बाद कुल 3 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष, 2 इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए? कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कम से कम होना चाहिए। उसके बाद कार्यकाल 3 सत्र, आप ऐसे याद रखो, या तो 3 वर्ष हो उसका कार्यकाल, या फिर वो 70 साल की एज में आ गए तो 70 साल के बाद नहीं रह सकते, 70 साल की आयु तक। उसके बाद है प्रदेश के SHRC यानी राज्य मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस कांता कुमारी। कौन थी? तो जस्टिस कांता कुमारी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो गंगाराम मूलचंदानी। ये जून 2024 से है। कौन? गंगाराम मूलचंदानी। सबसे लंबा कार्यकाल है वो राज्य मानवाधिकार के कौन रहे हैं? तो NK जैन। इनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है। उसके बाद आप देखिए इनके कार्य, मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, मतलब संज्ञान लेके, और जेल का निरीक्षण करना कि उनमें सब ठीक ठाक है, मानवाधिकार का तो हनन नहीं हो रहा। उसके बाद में मानव के अधिकार के प्रति जागरूक करना। वैसे तो बहुत काम है, लिस्ट एक बहुत लंबी है, लेकिन वो सामान्य जब आप परीक्षा में अगर कहीं उसका पॉइंट मिले तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिश से सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती। बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है राज्य मानव अधिकार। अगला पॉइंट है राज्य निर्वाचन आयोग। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देखिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पटवारी के लिए एक सुपर 100 का एक ग्रुप बनाऊं। अगर आप सुपर 100 में शामिल होना चाहते हो तो आप सुपर 100 लिख के पेज दे के जय हिंद लिख दो। मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चा जो मेहनत करता है, सीरियस है, नौकरी की सख्त जरूरत है, और उसकी पटवारी बनना ये लग रहा है कि ये निकल गए तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो सुपर 100 ग्रुप में शामिल हो सकता है। तो इसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1994 में। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 के तहत। यह एक स्वतंत्र, स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है। इसकी संरचना देखिए। एकल सदस्यीय आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
तो इसमें एक ही सदस्य होता है। उसके बाद में कार्यकाल देखिए 5 वर्ष या 65, या तो 5 साल पूरे हो गए हों या 65 वर्ष की आयु हो गई होगी। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो अमर सिंह राठौड़, याद कीजिए, इंपोर्टेंट है। वर्तमान में कौन है? ये भी आप देखिए, मधुकर गुप्ता। ये कब से हैं? अगस्त 2023 से। और नियुक्ति कौन करता है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की? तो राज्यपाल। तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखते हैं राज्य सूचना आयोग। इसका गठन कब हुआ? तो 13 अप्रैल 2006 को। सूचना आयोग अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, जो अधिनियम था वो 2005 में आया। और राजस्थान में कब ये गठन किया गया इसका? तो 13 अप्रैल 2006। राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक निकाय है। इसका कार्यकाल कितना है? तो 365। और राज्य मानवाधिकार का कितना था? तो 370। इनको आप ऐसे याद कर सकते हो, 365। ये राज्य मानवाधिकार है और ये राज्य सूचना आयोग है। नोट, इसे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। इनको ऐसे ही नहीं हटा सकते, इनके अध्यक्ष को। इनको अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जांच कम से कम होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, राजस्थान सूचना आयोग को अधिनियम के उल्लंघन करने के जुर्माना लगाने की भी शक्ति है और अधिकतम ये 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। और उद्देश्य क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन करने की और निगरानी करने की। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे? तो एमडी कोरोनी। कोरोनी से याद रख लो, ये हो जाए क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा। और वर्तमान में कौन है सूचना आयुक्त? तो मोहनलाल लाठर। क्या नाम है? मोहनलाल लाठर। ये कब से हैं? जुलाई 2024 से। अब देखते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त, इनकी परिभाषा देखिए। लोकायुक्त वह संस्था है जो राज्य के बड़े अधिकारियों मंत्रियों की शिकायतों की जांच करती है तथा भ्रष्टाचार पर निगरानी रखती है। तो ये तो है लोकायुक्त की परिभाषा। लोकायुक्त और लोकपाल को ज्यादातर देशों में किस नाम से जानते हैं? ओम्बड्समैन। क्या? ओम्बड्समैन। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन महाराष्ट्र ने किया। कब? 1971 में। हालांकि उड़ीसा ने 1970 में कर लिया था अधिनियम, लेकिन इसको लागू कब किया? 1983 में। तो इसलिए सबसे पहले कौन आ गया? तो सबसे पहले आ गया महाराष्ट्र। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, यह लागू कब हुआ? तो 3 फरवरी 1973 में। संरचना देखिए, इसमें एक लोकायुक्त होता है, 8 सदस्य होता है। 1 + 8 = 9 टोटल होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और किन के द्वारा? ये मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श करने के बाद में। और इस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता के रूप में उसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी होता है और विधानसभा के विपक्ष के नेता भी होता है। ये सब मिलकर नाम घोषित करते हैं, राज्यपाल फिर उनको नियुक्त करते हैं। मुख्य कार्य क्या है? शिकायतों की जांच करना। कार्यकाल कितना है? 565। राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त कौन है? ID दुआ। इनको दुआ से याद करो। राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो प्रताप कृष्ण लोहरा। ये 2021 से। प्रताप सिंह लोहरा, ये साहब है वो 2021 से अध्यक्ष हैं। तो ये थी राजस्थान पॉलिटी की क्लास। मुझे पूरा यकीन है यह क्लास आपके मिशन में सफल होने के लिए आपकी पूरी हेल्प करेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली नई क्लास लेकर मैं फिर आऊंगा आपकी जीत की कहानी लिखने के लिए। राजस्थान पॉलिटिक का संपूर्ण सिलेबस की इतने कम समय में क्लास शायद आपको ना मिले, और मिले तो भी वो पेड में मिलेगी। आपको फ्री में मिल रही है, इसकी थोड़ी सी कीमत जानिए। इसको बार बार देखिए, इस PDF को पढ़िए। मेरे से कुछ भी पूछना तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। मेरा एक ही मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो। बस आपसे मैं एक ही उम्मीद करता हूं, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप सुपर 100 ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो सुपर 100 स्पेस जय हिंद जरूर लिख दीजिए। उसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है। आपको हर दिन कुछ ना कुछ एग्जाम से रिलेटेड बात, कुछ टिप्स जो आपको रिवीजन करने में, आपको पढ़ने में हेल्प करे, थोड़ी मोटिवेट भी करेगी। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।